हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ARK एजुकेशन सेंटर। तो आज हम बात करते हैं जो है कि स्तन के बारे में, मतलब कि ब्रेस्ट के बारे में या स्तन ग्रंथियों के बारे में आज हम बात करेंगे, जो कि मादा जनन के अंतर्गत आता है। आपका ये मादा जनन अंग का जो है कि ये भी एक पार्ट होता है। स्तन ग्रंथियाँ भी यानी मेमरी ग्लैंड्स भी जो है आपके मेमरी ग्लैंड्स भी आपके जो है कि मादा जनन में सहायक होते हैं। किसमें? मादा जनन के लिए सहायक होते हैं। मादा जनन के लिए सहायक होते हैं ये आपके जो है कि मेमरी ग्लैंड्स। तो मेमरी ग्लैंड्स का जो है कि परिवर्तन, उसमें विकास, उसकी जो है कि उसमें हार्मोन्स का स्रावित होना, ये सब आपके जो है कि यौवनारंभ से जो है प्रारंभ हो जाता है। जब आपका जो है कि मासिकल मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल जब स्टार्ट होता है, उसी समय जो है कि आपके मेमरी ग्लैंड्स में भी परिवर्तन आते हैं, या आप कह सकते हैं कि मेमरी ग्लैंड से भी जो है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल या इसके जो हार्मोन्स होते हैं उसमें जो है कि यौवनारंभ को प्रारंभ करता है। तो कार्यशील जो है कि स्तन ग्रंथि सभी मादा स्तनधारियों का अभिलक्षणिक गुण होता है। मतलब कि जो स्तन ग्रंथियां होती हैं वो सभी प्रकार की जो है कि कार्यशील होती हैं। तो कार्यशील जो है कि स्तन ग्रंथियां एक जो है मादा की जो है कि अभिलक्षणिक लक्षण होती है। प्रत्येक स्तन में जो है कि 50 से 50 प्रत्येक स्तन की जो प्रत्येक स्तन होता है वह स्तन जो है कि ग्लैंडुलर एपिथेलियम, ग्लैंडुलर या इसको बोलते हैं ग्रंथिल, ठीक है, ग्लैंडुलर टिश्यू या ग्रंथिल उतक, क्या बोलते हैं इसको? ग्रंथिल उतक जो है कि 15 से 20 की पॉलियो में पाए जाते हैं, ठीक, या मेमोरी लोब्स में पाए जाते हैं। मतलब कह सकते हैं आप कि प्रत्येक स्तन में ग्लैंडुलर टिश्यू की 15 से 20 की संख्या में जो है आपके मेमोरी लूप्स पाए जाते हैं, या जो है कि स्तन पालियाँ पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? फिर से आप देख लीजिए कि प्रत्येक स्तन में, मतलब एक स्तन में लगभग 15 से 20 की संख्या में ग्लैंडुलर एपिथेलियम टिश्यू की बनी या ग्रंथिकल उतक की बनी या ग्रंथिल उतक की बनी जो है कि 15 से 20 की संख्या में मेमोरी या स्तन पॉलियाँ पाई जाती हैं, मेमोरी लोब्स पाई जाती हैं, ठीक। तो हम लोग स्तन की बात करते हैं। तो स्तन में पहले फिर से हम एक बार आपको दिखा देते हैं कि स्तन में या प्रत्येक स्तन में 15 से 20 की संख्या में आपके पाए जाते हैं ग्लैंडुलर टिश्यू, ठीक, जिसे जो है कि मेमोरी लोब्स कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है? मेमोरी लोब्स कहा जाता है। अब यही आगे बात करते हैं। तो मेमोरी कूपिकाओं के कोशिकाओं में दुग्ध स्रावित होता है, जो कूपिका की गुहाओं में एकत्र होता है, ठीक। तो मेमोरी लोब्स में कोशिकाओं के गुच्छ होते हैं जिन्हें कूपिका कहा जाता है। अब बात करते हैं कि जो मेमोरी लोब्स पाए जाते हैं, जो 15 से 20 की संख्या में मेमोरी लोब्स पाए जाते हैं, 15 से 20 की संख्या में जो मेमोरी लोब्स पाए जाते हैं, उस मेमोरी लोब्स में जो है कि कूपिका पाई जाती है या कूपिकाओं का गुच्छा पाया जाता है। कूपिका गुच्छ होता है, ठीक, कूपिका गुच्छ होता है। इसी कूपिका गुच्छों में क्या होता है? दुग्ध स्रावित होता है, दूध बनता है, दुग्ध स्रावित होता है। क्या होता है? दुग्ध स्रावित होता है, और जो कि कूपिका गुहाओं में एकत्रित होता है। कहाँ होता है? कूपिका गुहाओं में एकत्रित होता है। आप फिर से ध्यान लेंगे कि प्रत्येक स्तन में 15 से 20 की संख्या में ग्लैंडुलर टिश्यू के जो है कि गुच्छे पाए जाते हैं। इन टिश्यू को मेमोरी लोब्स कहते हैं। मेमोरी लोब्स में जो है क्या, या इसको बोलते हैं स्तन पालियाँ। तो स्तन पालियाँ में जो है कि एक गुच्छा पाई जाती है, उसी गुच्छाओं को जो है कूपिका या कूपिकाएँ कहा जाता है। इसी कूपिकाओं में दुग्ध स्रावित होता है, और दुग्ध स्रावित होने के बाद दूध जो है कूपिका गुहाओं में एकत्रित होता है। और यही कूपिका गुहा जो होती है स्तन नलिकाओं में खुलती है। कहाँ खुलती है? स्तन नलिकाओं में। कहाँ खुलती है ये? आगे चल करके यह स्तन नलिकाओं में खुलती है। तो आगे चलने के बाद प्रत्येक पॉली की नलिका मिलकर मेमोरी डक्ट का निर्माण करती हैं। यही स्तन पालियाँ जो होती हैं, स्तन नलिकाएँ जो होती हैं
आगे चल करके ये क्या बनाती हैं, आगे चल करके यह क्या बनाती हैं, मेमोरी डक्ट। क्या बनाती हैं, मेमोरी डक्ट। ये आगे चल करके एक मेमोरी डक्ट का निर्माण करती है। फिर आगे चल के यही बात करते हैं तो यही मेमोरी डक्ट या स्तन वाहिनी स्तन तुम्बिका बनाती हैं। क्या बनाती हैं ये, स्तन तुम्बिका। स्तन तुम्बिका क्या होते हैं भैया, स्तन तुम्बिका क्या होते हैं कि यह जो है कि निप्पल के से थोड़े से अंदर बाहरी वाले भाग होते हैं। ठीक, निप्पल के अंदर वाले भाग होते हैं जो स्तन तुम्बिका बनाती हैं, जो दुग्ध वाहिनी मतलब कि जो है कि लैक्टिफेरस डक्ट से जुड़ी होती हैं, जिसे दूध स्तन बाहर से निकलता है। मेमोरी डक्ट क्या होते हैं, स्तन तुम्बिका बनाती हैं, और ये स्तन तुम्बिका जो है कि दूध को बाहर निकालता है। किसके माध्यम से, निप्पल के माध्यम से। निप्पल के माध्यम से बाहर यह निकलता है। ठीक, स्तन ग्रंथियों की बात करें तो स्तन ग्रंथियाँ हम आपको बना देते हैं, ये आपकी पसलियों से जुड़ी हुई रहती हैं। स्तन ग्रंथियाँ मान लेते हैं, ये पसलियाँ आपकी जुड़ी हैं। ये आपकी पसली हो गई, आपकी पसली हो गई आपकी। ये पसलियों के बीच की दूरी है, ये पसली के बीच का स्थान है, ये बीच का स्थान या पेशियाँ कह सकते हैं आप। ठीक, उसके बाद इसकी बनावट कुछ इस तरह से होती है। ये कुछ तरह से इस प्रकार से स्तन की बनावट होती है। तो इसमें जो है कि कई प्रकार के जो है कि आपके बनते हैं स्तन तुम्बिका। स्तन तुम्बिका से पहले आपके बनते हैं फिर आपके मेमोरी डक्ट। ठीक, मेमोरी डक्ट आपके बनते हैं। मेमोरी डक्ट बनने के बाद फिर आपके बनते हैं जो है कि अरे क्या कहते हैं, कूपिकाएँ बनते हैं। फिर कूपिकाओं के आगे चलते हैं, ये आपके ये कूपिकाएँ बनते हैं। इस प्रकार से बन जाते हैं पूरा एक गुच्छेदार, इसी में सब कूपिका व्यवस्थित रहती है। ये कूपिकाएँ आपके बने हैं। इसको जो है कि बोलते हैं इसको बोलते हैं ग्लैंडुलर। इसको जो यहाँ पे बीच बीच में सब जमावड़े हुए हैं, इसको बोलते हैं वसा। फैट इसको बोला जाता है। इसको स्तनपाली बोला जाता है। स्तनपाली की संख्या कितनी होती है, 15 से 20। ठीक, 15 से 20 की संख्या में पाए जाते हैं। प्रत्येक स्तन में 15 से 20 की संख्या में होती हैं। साथ में ये निकल करके कूपिका बनाते हैं, स्तन कूपिका बनाते हैं। और कूपिका आगे चल करके क्या बनाते हैं, तुम्बिका बनाते हैं, तुम्बुका बनाते हैं, तुम्बिका। ठीक, तुम्बिका बनाते हैं, स्तन तुम्बिका बनाते हैं। फिर आगे चल करके ये दुग्ध वाहिनी बनता है, दुग्ध वाहिनी बनाता है। और ये बाहरी वाला भाग आपका क्या होता है, निप्पल कहलाता है। क्या कहलाता है, निप्पल कहलाता है। ये आपका स्तन का पूरा भाग हो गया। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं किसका, अंडाशय की। अब हम लोग बात करते हैं अंडाशय की। तो अंडाशय क्या होता है, जो कि मादा जनन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग होता है, जिसको अंडाशय बोला जाता है। तो एक परिपक्व जो है मादा युग्मक का निर्माण की प्रक्रिया oogenesis कराती है। तो oogenesis किसे कहते हैं, oogenesis उसे कहते हैं एक परिपक्व मादा युग्मक निर्माण की प्रक्रिया, मादा युग्मक निर्माण की प्रक्रिया oogenesis कहलाती है। क्या कहलाती है, oogenesis कहलाती है। एक परिपक्व मादा युग्मक निर्माण की प्रक्रिया oogenesis कहलाती है। oogenesis जो है कि क्या होती है, oogenesis की शुरुआत, oogenesis की शुरुआत भ्रूणी परिवर्धन, कहाँ पर, भ्रूणी परिवर्धन, भ्रूणी परिवर्धन के दौरान होती है। किसके दौरान होती है, भ्रूणी परिवर्धन के दौरान होती है। oogenesis की जो शुरुआत होती है, मतलब अंड के बनने की जो क्रिया होती है, मादा युग्मक का जो निर्माण की क्रिया होती है, जिसको oogenesis बोलती है, इसका शुरुआत जो है कि भ्रूणी परिवर्धन के दौरान होती है। या फिर कह सकते हैं जब कई मिलियन मातृ युग्मक
कोशिकाएं यानी ऊजगोनिया प्रत्येक भ्रूणी अंडाशय के अंदर विनिर्मित होता है या बनता है। अब बात करते हैं कि जन्म के बाद ऊगोनिया का निर्माण नहीं होता है। क्या होता है? ऊगोनिया का निर्माण नहीं होता है। इन कोशिकाओं में विभाजन शुरू हो जाता है और अर्धसूत्री विभाजन के प्रोफेज फर्स्ट में पहुंच जाती हैं। क्या होता है? ऊगोनिया का निर्माण नहीं होता है, लेकिन इसमें जो है कि क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन या विभाजन कह सकते हैं। तो ये विभाजन शुरू हो जाता है। तो ये अर्धसूत्री विभाजन के प्रोफेज के फर्स्ट अवस्था में जो है कि या प्रोफेज फर्स्ट में जो है कि यह पहुंच जाती है और वहीं पर अस्थायी तौर पर अवरुद्ध हो जाती है। इसी को जब यह अस्थायी तौर पर ऊगोनिया जब वहाँ पर पहुँच जाती है तो उस प्रकार के ऊगोनिया को जो बोलते हैं प्राइमरी oocytes बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? प्राइमरी oocytes। उसको बोलते हैं प्राइमरी oocytes। क्या बोलते हैं? प्राइमरी oocytes। तो हमें बस यही कहना है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी ज़रूर करें, ताकि जो है कि हमें आपको मोटिवेशन ज़रूर मिलता रहे। वीडियो को शेयर साथ जरूर करते रहें, ताकि आपको दोस्तों के पास ये वीडियो ज़रूर पहुंचते रहे। तो प्राइमरी oocytes क्या हो गए कि प्राइमरी oocytes वे होते हैं जो ऊगोनिया जो है कि जन्म के बाद नहीं बनते हैं, लेकिन ऊगोनिया में जो है विभाजन शुरू हो जाता है और यह विभाजन अर्धसूत्री विभाजन के प्रोफेज फर्स्ट की अवस्था में पहुंचकर रुक जाती है या अवरुद्ध हो जाती है, अस्थायी रूप से अवरुद्ध हो जाती है, और इसी को जो है कि प्राइमरी oocytes बोलते हैं। तो प्राइमरी oocytes जो होते हैं कणिका में कोशिकाओं की परत होती है, या प्राइमरी oocytes क्या होते हैं? प्राइमरी oocytes जो होते हैं वह जो है कि कणिका में कोशिकाओं की परत से आवृत होती है। क्या होती है? आवृत होती है। और इन्हें जो है कि क्या कहते हैं? जब ये आवृत होती है तब उसे कहते हैं प्राइमरी फॉलिकल। क्या कहते हैं? प्राइमरी फॉलिकल। आगे बताते हैं। जब जो है कि प्राइमरी oocytes जो है कि कणिका में कोशिकाओं की परत से ढकी होती है, तब उसे जो है कि प्राइमरी फॉलिकल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्राइमरी फॉलिकल कहा जाता है। प्राइमरी फॉलिकल आर डिस्ट्रॉयड बाय ए प्रोसेस बर्थ टू यंग। यह जो है कि जो प्राइमरी फॉलिकल होता है जन्म से लेकर के नौजवान होने तक, मतलब यौनारंभ तक आते आते यह नष्ट हो जाता है। क्या होता है? नष्ट हो जाता है। जो प्राइमरी फॉलिकल होता है वह जन्म से लेकर के यौनारंभ तक आते आते क्या होता है? नष्ट हो जाता है। क्या होता है? नष्ट हो जाता है। यौनारंभ के समय प्रत्येक अंडाशय में केवल 60,000 से 80,000 प्राथमिक ऊतक ही उपस्थित रहते हैं। प्राथमिक ऊतक का मतलब ये हो गया, इसको कहते हैं प्राथमिक ऊतक का मतलब प्राइमरी फॉलिकल। ठीक, तो इसका कहने का मतलब ये हो गया नष्ट होते रहते हैं। तो इसमें कहने का मतलब ये हो गया कि यौनारंभ तक आते आते अंडाशय में केवल 60,000 से 80,000 प्राइमरी फॉलिकल ही बचते हैं। क्या बचते हैं? प्राइमरी फॉलिकल बचते हैं। ठीक, तो सेकेंडरी फॉलिकल जल्द ही एक नए आगे बात करते हैं कि सेकेंडरी फॉलिकल का निर्माण करते हुए होता है कि प्राइमरी फॉलिकल का कणिका में कोशिकाओं और अधिक परतों से आवृत हो जाते हैं तथा एक और जो है कि थिक बना लेते हैं।
जब जो है कि प्राइमरी फॉलिकल, जब प्राइमरी फॉलिकल और अधिक परत, कणिकामय परत से जो है कि घिर जाते हैं, तब उसे जो है कि सेकेंडरी जो है कि फॉलिकल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेकेंडरी फॉलिकल कहा जाता है। तो सेकेंडरी फॉलिकल क्या होते हैं? एक जल्द ही टर्शियरी फॉलिकल में परिवर्तित हो जाता है। ये ज़्यादा देर तक नहीं रुका रहता है। सेकेंडरी फॉलिकल ज़्यादा देर तक नहीं रुकाता है। ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें? टर्शियरी फॉलिकल में या तृतीय पुटक में कहें, ठीक है, तृतीय पुटक में जो है कि यह कन्वर्ट हो जाता है। और इसी की जो टर्शियरी फॉलिकल होता है, इसकी जो गुहा होती है वह तरल से भरी होती है, या तरल से भरी होती है, जिसको जो है कि क्या कहा जाता है? एंट्रम कहा जाता है। क्या बोला जाता है? एंट्रम बोला जाता है। ANTRUM, इसको एंट्रम बोला जाता है। ठीक, तो यही सेकेंडरी ओसाइड चारों ओर से एक नई झिल्ली से घिरा होता है, जिसे जो है जोना पेल्यूसिडा कहते हैं। अब सेकेंडरी ओसाइड्स की बात करते हैं। तो सेकेंडरी ओसाइड कैसे बनते हैं? तो जो है कि तृतीय पुटक मतलब कि टर्शियरी फॉलिकल के अंदर प्राइमरी ओसाइड्स आकर के वृद्धि करते हैं। जो प्राइमरी ओसाइड्स जो बने तो प्राथमिक जो अंडक होते हैं वो जो है आकर के यहाँ पर रुक जाते हैं। ठीक, विभाजन हो जाता है, उनकी आकार में वृद्धि होती है और इसका पहला अर्धसूत्री विभाजन पूरा होता है, जिसके फलस्वरूप जो है कि द्वितीय ओसाइड्स का मतलब द्वितीय अंडक का, सेकेंडरी ओसाइड्स का जो है कि निर्माण होता है। कहते हैं कि टर्शियरी फॉलिकल में जो है कि टर्शियरी फॉलिकल में जो प्राइमरी ओसाइड्स होते हैं, प्राइमरी ओसाइड्स जो होते हैं वो वृद्धि करते हैं। क्या करते हैं? वृद्धि करते हैं। और इसके साथ साथ इसका जो है कि फर्स्ट अर्धसूत्री विभाजन, मतलब जो इसका अर्धसूत्री विभाजन हो वो कंप्लीट कर लिया जाता है। अर्धसूत्री विभाजन जो है कि साथ ही साथ कंप्लीट कर लिया जाता है। अर्धसूत्री विभाजन पूर्ण होता है। अर्धसूत्री विभाजन पूर्ण होता है, जिससे कि क्या बनता है? सेकेंडरी ओसाइड्स बनता है। ठीक, तो ये सेकेंडरी ओसाइड्स क्या होता है? एक नई झिल्ली से घिरा होता है। सेकेंडरी ओसाइड्स क्या होता है? सेकेंडरी ओसाइड्स की बात करते हैं कि सेकेंडरी ओसाइड्स जो है कि एक नई झिल्ली से घिरा होता है, जिसे कहते हैं जोना पेल्यूसिडा। क्या बोलते हैं? जोना पेल्यूसिडा। क्या बोलते हैं? जोना पेल्यूसिडा इसको बोलते हैं। जब ग्राफियन फॉलिकल फटकर द्वितीयक अंडक को अपने अंडाशय से रिलीज करता है, जब क्या होता है? ग्राफियन फॉलिकल क्या होता है? ग्राफियन फॉलिकल जब रैप्चर होता है, टूटता है, ठीक है, फॉलिकल जब फटता है, तब जो है कि सेकेंडरी ओसाइड जो बना है वह जो है कि आपका अंडाशय से रिलीज होता है। क्या होता है? रिलीज करता है। तब इस क्रिया को क्या बोलते हैं? ओवुलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओवुलेशन। ठीक है, ओवुलेशन का मतलब होता है कि ग्राफियन फॉलिकल से सेकेंडरी ओसाइड्स का निकलना अंडोत्सर्ग कहलाता है। अंडोत्सर्ग या ओवुलेशन कहलाता है। ठीक, तो आगे हम बात करेंगे जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में हम कल पढ़ेंगे। इसके लिए आपको जो है कि कल का लेक्चर जरूर देखना पड़ेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। तो चैनल पे आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ कमेंट करना ना भूलें। और किसी भी प्रकार की क्वेरी होने पर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर कंटेक्ट करें या फिर कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।